विद्या भारती। पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा। नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का सेहतनामा कार्यक्रम। आज के सेहतनामा कार्यक्रम का विषय है एलर्जी से जुड़ी बीमारियों का होम्योपैथी से उपचार। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर कमलेश सूर्यवंशी को। डॉक्टर कमलेश सूर्यवंशी 15 साल से होम्योपैथी के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर कमलेश सूर्यवंशी, आपका हम विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। आज जो विषय है एलर्जी से जुड़ी बीमारियों का होम्योपैथी से उपचार, तो एलर्जी के बारे में तो हम बहुत सारी बातें आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन हम सबसे पहले जानना चाहते हैं होम्योपैथी चिकित्सा है क्या, किस तरह से इसका इलाज होता है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। होम्योपैथी ये खोज निकाली डॉक्टर सैमुअल हनीमान ने जी। उनका जन्म 17 अप्रैल 1755 में हुआ। वो एक एमडी एलोपैथिक प्रैक्टिशनर थे, लेकिन वो प्रैक्टिस करते समय उनको ऐसा महसूस हुआ कि एलोपैथिक ये पेशेंट को पूरा क्योर नहीं करती। वो अपने प्रैक्टिस से सेटिस्फाई नहीं थे जी। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और उनका 8 भाषाओं के ऊपर बहुत ही प्रभुत्व था, इसलिए उन्होंने ट्रांसलेशन का काम शुरू किया। 1790 में क्यूलेंस मेट्रिया मेडिका नाम की जो किताब थी, उनका ट्रांसलेशन करते समय उनको ये एक बात ध्यान में आ गई कि सिंकोना बार्क करके एक जो औषधि वनस्पति है, वो लेने से मलेरिया टाइप के सिम्टम्स आते हैं। वो अचंभित हो गए और उन्होंने कहा ये रियल में होता है, इसीलिए उन्होंने अपना ट्रांसलेशन वहाँ ही रोक दिया और रोज सुबह और शाम 4 ग्राम्स ऑफ जूसेस सिंकोना के लेने शुरू किए। और कुछ दिनों के बाद उनको मलेरिया टाइप के सिम्टम्स आने लगे। फिर उनको महसूस हुआ हाँ, ये सिंकोना बार मलेरिया टाइप के सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। इन्होंने फिर ये जो औषधि है, इनका प्रयोग अपने घर वालों पे किया और उन्हों को भी यही सेम सिम्टम्स मिले। फिर उन्होंने ये निश्चित किया कि सिंकोना बार मलेरिया टाइप के सिम्टम्स पैदा करती है। फिर उन्होंने अलग अलग वनस्पतियों का, उनके पत्तों, फूल, उनके बीज, उनके पोटेंटाइजेशन करने के बाद उनका ड्रग प्रूविंग शुरू हुआ। होम्योपैथी में ड्रग प्रूविंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और एक वन ऑफ द फंडामेंटल कंसेप्शन है होम्योपैथी में। ड्रग प्रूविंग होती क्या है? होम्योपैथी में ड्रग प्रूविंग एक निरोगी यानी हेल्दी आदमी के ऊपर करते हैं। एक दिन के जन्म हुए बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़ों तक स्त्री और पुरुषों में एक ही समय में एक ड्रग प्रूविंग सबके ऊपर समान वक्त पे करते हैं जी। और हेल्दी जो मानव है उनमें से जो वो मेडिसिन लेने के बाद जो साइन एंड सिम्टम्स यानी लक्षणें दिखते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। फिर वो मेंटल हो, फिजिकल हो, फिजिकल जनरल्स हो या फिजिकल पर्टिकुलर्स हो, ये सब रिकॉर्ड करते। फिर हमें उससे पता चलता है कि ये ड्रग ये रोगों के लक्षण उत्पन्न करती है और इसी से पता चलता है कि ये रेमेडी लेने के बाद ये लक्षण अगर पेशेंट में दिखे तो ये रेमेडी लेने के बाद ये पेशेंट ऐसे क्योर होते हैं। इसीलिए होम्योपैथी का क्योर ये हमेशा सबसे फास्ट है। होम्योपैथी इट हिट्स लाइक अ बुलेट, यानी गोली के बंदूक से भी फास्ट रिलीफ देती है। अच्छा। जैसे ही हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन का असर 5 सेकंड से 5 मिनट में दिखने लगता है। पेशेंट को अंदर से ही वेलबींगनेस का महसूस होता है, उसमें चैतन्य आ जाता है, मरीज अपनी एक्टिविटी करने लगता है। हम हमारे क्लिनिक में पेशेंट जब आते हैं तब वहां ही उसको वेटिंग रूम में 5 मिनट बिठा के पूछते हैं आपको कैसे लग रहा है। हर एक पेशेंट को
जिनको सिमिलिमम मेडिसिन दिया है, यानी उनके लक्षणों के आधार पर जिस मेडिसिन में वो सेम लक्षण है, वो अगर मेडिसिन हम दिए तो 5 मिनट के अंदर उनको रिजल्ट आ रहा है। जी। ये होम्योपैथी की खूबियां है। होम्योपैथी के बारे में लोगों के मन में एक यही मिसकंसेप्शन है कि होम्योपैथी लेट असर करती है, स्लो असर करती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आज आप देखेंगे तो होम्योपैथी के पास जो पेशेंट आते हैं वो 7-8 साल के बाद आते हैं, यानी सब जगह घूम के आते हैं। तो ये जो रोग है ये निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा ही, लेकिन आप अगर किसी दर्द से या किसी फीवर से, बुखार से आप जूझ रहे हो और होम्योपैथी के पास आए, तो होम्योपैथी यही दर्द, यही बुखार आपको 5 मिनट के अंदर आपके शरीर से पूरा एनिलेट कर देगा, उसका नाश कर देगा। ये होम्योपैथी की खूबियां है। जी। और कुछ लोग कहते हैं कि होम्योपैथी दवा आप जब तक खाते रहो तब तक आराम मिलता है, जैसी दवा बंद करो वापस तकलीफ वैसे ही आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। ये क्या सच है? ये बिल्कुल गलत है। ये होम्योपैथी के बारे में सेकंड गलत फेमिया है। एक्चुअली होम्योपैथी में जब पेशेंट आता है तब हम पेशेंट को बोलते हैं जब तक हम ना कहे तब तक आप ट्रीटमेंट मत छोड़िए, क्योंकि हर एक मरीज हम होम्योपैथी में देखते हैं कि मैन इन डिजीज नॉट डिजीज इन मैन, यानी आदमी बीमार पड़ा है, यानी उसमें रोग के कारण आदमी बीमार नहीं पड़ा है, तो आदमी बीमार पड़ा है। तो आदमी यानी क्या? तो उसके अंदर का वाइटल फोर्स। जी। होम्योपैथी पूरी आधारित है इस वाइटल फोर्स के ऊपर। अभी ये वाइटल फोर्स होता क्या है? वाइटल फोर्स यानी क्या? अब ये हमारा शरीर है जिसमें ब्रेन है, जिसमें हार्ट है, लंग्स है, पेट है, हमारे आंख है, कान है, लेकिन ये हमारे सिर्फ मैटर है, यानी सामान जैसे है। अगर ये सब चलाना है तो उसके लिए एक फोर्स की आवश्यकता है, एक एनर्जी की आवश्यकता है। उस एनर्जी को हम लाइफ फोर्स कहते हैं और होम्योपैथी में उसका ही नाम वाइटल फोर्स दिया है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, यहाँ लाइट है, ये एसी चल रहा है, ये माइक चल रहा है जी। अगर ये हमने ऐसे ही लाके यहाँ बिठा दिए तो ये चलने वाले हैं नहीं, क्योंकि इसको एनर्जी की जरूरत है और वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जी। जैसे गाड़ी है, गाड़ी चलेगी नहीं जब तक आप उसमें पेट्रोल न डालेंगे। तो ये एनर्जी के विभिन्न नाम है, उसके अंग है। वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए इस वाइटल फोर्स की जरूरत है। जब ये वाइटल फोर्स डिरेंज होता है, इसमें शक्तियां कम हो जाती है, तब हमारे शरीर में एक एक रोग उत्पन्न होते हैं। जब ये हेल्दी कंडीशन में होता है तब हमारे सेंसेशन और फंक्शंस ये बहुत नॉर्मल तरीके से चलते रहते हैं। हम मेंटली और फिजिकली बहुत ही फिट होते हैं जी। लेकिन कुछ वजह से जब बाहर के मॉर्बिड नॉक्शियस इन्फ्लुएंसेस ये वाइटल फोर्स पे हावी हो जाते हैं, तब ये वाइटल फोर्स डिरेंज होता है, इसमें बिगाड़ आता है, इसकी शक्ति कम हो जाती है जी। तब ये कुछ साइन सिम्टम्स बाहर छोड़ता है और इन्हीं लक्षणों के आधार पर ये जो लक्षण छोड़ता है वो लक्षण जिस रेमेडी से, जिस दवा से मिलती जुलती है, वो सिमिलिमम रेमेडी हम देने के बाद पेशेंट पूरी तरह मेंटली प्लस फिजिकली ठीक हो जाता है। ये होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी खूबियां है। होम्योपैथी करती है क्या? होम्योपैथी आपके जीवन में जो बाधा आई होती है वो बाधा, वो ब्लॉक ओपन करती है। यानी जैसे आपने सवाल किया कि जब तक होम्योपैथी रेमेडी चालू है, ट्रीटमेंट चालू है, तब तक ही आराम आता है, ये बिल्कुल गलत है। मेरे पास जो रुग्ण आते हैं, जो पेशेंट आते हैं, जो मरीज आते हैं, मैं उन्हें देखता हूँ कि उनको कोई रुग्ण एसिडिटी के लिए आया है, कई रुग्ण साइनसाइटिस के लिए आया है। तब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री से पता चलता है कि इनको एसिडिटी होती है, लेकिन एसिडिटी का मूल कारण इनकी चिंता है जी। तो चिंता क्या है? इनको नौकरी की चिंता है जी। इनको अपने बिजनेस की चिंता है। हम रेमेडी देने के बाद उनकी एसिडिटी तो चली जाती है, लेकिन उसके साथ ही उनको नौकरी में अच्छी बरकत आती है, उनके बिजनेस चलने लगते हैं। इतना ही क्या, अगर कोई डाइवोर्स व्यक्ति आया तो हमने देखा है उसकी शादी भी वापस हुई है।
तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि रोग के पीछे के इतिहास के बारे में आप जानकारी हासिल करते हैं और उस रोग का जो इतिहास है उसको पहले खत्म करने की कोशिश होम्योपैथी में की जाती है, तब इलाज करते हैं। और अगर किसी को एसिडिटी हो रही है तो मतलब वो चिंता ना करे। और डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है एलर्जी से जुड़ी बीमारियों का होम्योपैथी से उपचार, तो हम अपने मुद्दे पर, अपने विषय पर आते हैं और हम जानना चाहते हैं कि एलर्जी के क्या लक्षण हैं और कैसे पहचानते हैं कि किस प्रकार की ये एलर्जी है। बिल्कुल, एलर्जी होती क्या है? एलर्जी यानी क्या कि एक पर्सन, एक आदमी एक पर्टिकुलर चीज को लेके बहुत ही हाइपर सेंसिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे कि अगर एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है और वहां कोई तो सफाई कर रहा है तो उसे शायद धूल की एलर्जी हो सकती है। वहां से हजारों आदमी गुजर रहे लेकिन इस पर्टिकुलर आदमी को ही डस्ट की एलर्जी हो गई है। बहुत सारे लोग जब शादी में जाते हैं तो वहां खाना खाते हैं, अगर वहां नॉनवेज रखा है तो वहां के एक आदमी को अंडे की एलर्जी हो जाएगी, उसको दस्त लगेंगे, उसको उल्टियां आने लगेगी। तो एलर्जी इज हाइपर सेंसिटिव टू दैट पर्टिकुलर थिंग, ये एलर्जी होती है। होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है जो कि बाकी पैथी में नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी आधारित है वाइटल फोर्स के ऊपर। वो देखती है कि ये आदमी बीमार क्यों पड़ा है। तो जब एलर्जी होती है तब नॉर्मली हमारे शरीर में जो हिस्टामिन होता है वो बढ़ने लगता है। एलोपैथी में सिर्फ एंटी हिस्टामिन यानी हिस्टामिन को दबाने की दवा देते। हिस्टामिन से क्या तात्पर्य है आपका? जब आपके शरीर में कौन सी भी एलर्जी आती है तब हमारे शरीर में एक डॉक्टर होता है जिसको हम इनर डॉक्टर बोलते हैं। अंदर का डॉक्टर वो हमारे शरीर को चलाता है। तब ये शरीर को एलर्जी से रोकने के लिए हिस्टामिन करके एक द्रव्य रहता है, वो सीक्रेट होता है और इसी के द्वारे हमारे शरीर का बचाव होता है। लेकिन जब एलर्जी होती है तब ये हिस्टामिन ज्यादा प्रकार से उत्पन्न होता है, ज्यादा क्वांटिटी में उत्पन्न होता है और ये फिर लक्षण छोड़ता है। होम्योपैथी में होम्योस्टेसिस करते हैं, बैलेंस करते हैं हमारे शरीर को, प्लस मेंटली यानी फिजिकली और मेंटली होम्योपैथी से बैलेंस करते हैं। जब कोई भी एलर्जी होती है तब होम्योपैथी देखती है इसे क्यों एलर्जी हुई है, ये पर्टिकुलर आदमी क्यों बीमार पड़ा है, इसका मूल कारण क्या है। उस मूल कारण को होम्योपैथी हमेशा नष्ट करती है। इसीलिए होम्योपैथी में एलर्जी की पक्की दवा है जिससे एलर्जी आपकी पूरी तरह निकल जाती है। फिर आप भले आपको डस्ट की एलर्जी हो तो आप डस्ट में वापस चले जाइए ट्रीटमेंट के बाद, आपको बिल्कुल डस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वापस आप अंडा खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज होम्योपैथी से एलर्जी जो पेशेंट बहुत ही तकलीफ में, उससे बहुत ही राहत मिल रही है। एलर्जी लगभग कितने प्रकार की होती है, हमारे श्रोताओं को बताइए। एलर्जी आप देखेंगे तो उसके टेस्ट कम से कम 800 प्रकार के हैं। आप देखेंगे किसी को अंडे की एलर्जी है, किसी को डस्ट की एलर्जी है, किसी को पोलन ग्रेन की एलर्जी है, किसी को गेहूं की एलर्जी है, किसी को काऊ मिल्क की एलर्जी है, किसी को कैट की एलर्जी है, किसी को डॉग की एलर्जी है, यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार की एलर्जीज है। तो होम्योपैथी में एलर्जी की जांच की कोई पद्धति है? होम्योपैथी में जांच की पद्धति नहीं है। जो जांच एलोपैथी में करते हैं या आयुर्वेद में करते हैं वैसे ही उसको लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। उसके 2 प्रकार की जांच है, एक आईजीई ब्लड टेस्ट करते हैं और दूसरी वो बहुत ही कंफर्मेटरी टेस्ट है और उसको कहते हैं स्किन प्रिक टेस्ट। वो 2 टेस्ट करते हैं। लेकिन ये टेस्ट करने के बाद एलोपैथी में उसकी कोई खास दवा नहीं है कि इसको हम कायम से कैसे निकालें, क्योंकि वो डिजीज देखते हैं। होम्योपैथी में मैन इन डिजीज देखते हैं, ये आदमी क्यों बीमार पड़ा है और उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। जी, तो अब आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर साहब बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं। मेरा कुछ सामान इजाजत फिल्म का गाना है, गुलजार साहब ने इस गाने को लिखा है, तो सुनते हैं यही गाना। मेरा कुछ तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ तुम्हारे पास पड़ा है। हो सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे
पत्तों के गिरने की आहट, कानों में एक बार पहन के लौट आई थी, पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है, वो शाख गिरा दो मेरा वो सामान लौटा दो, वो शाख गिरा दो मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी, गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो मेरा वो सामान लौटा दो। डॉक्टर कमलेश सूर्यवंशी हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और हम उनसे बातें कर रहे हैं दोस्तों एलर्जी से जुड़ी बीमारियों का होम्योपैथी से उपचार। अब हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहते हैं कि एलर्जी से कौन कौन सी बीमारियां और ज्यादा हो सकती हैं और किन बीमारियों पर एलर्जी का असर होता है और एलर्जी से किस तरह की तकलीफें होती हैं। एलर्जी से कोई बीमारियां तो नहीं होती है, लेकिन एलर्जी से बहुत सारे लक्षण दिखते हैं। जैसे कि हमारे स्किन पे अर्टिकेरियल रैश दिखते हैं, यानी शरीर में आपको स्किन के ऊपर एक छप्पे दिखेंगे रेड कलर के, जी जी। या आपको डस्ट की एलर्जी हुई है तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम आएंगे, यानी आपका जो नाक है वहां से पानी आता चला जाएगा, जी। या आपको अस्थमा की बीमारी आ जाएगी। ऐसे बहुत सारी, आपको आंखों से पानी आ जाएगा, आपके ओठ उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। ऐसे बहुत सारी जो लक्षण है वो एलर्जी के बाद आप में दिखते हैं। कई एलर्जियां तो बहुत डेंजरस भी होती है, जिससे लाइफ को भी खतरा होता है। जी डॉक्टर साहब, हम अक्सर देखते हैं कि लोग कहते हैं कि त्वचा में एलर्जी हो गई है, रैशेस आ जाते हैं, और कई बार लोग छींकते हैं तो नॉन स्टॉप छींकते चले जाते हैं, बताते हैं कि हमें डस्ट एलर्जी है। तो ये जो तकलीफें हैं इनका इलाज किस तरह से आप होम्योपैथी में करते हैं और कितने दिन तक होता है, कितने लंबा चलता है? इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है। हम देखते हैं कि वो पेशेंट उस एलर्जिक के लक्षण में कैसे खुद को अडेप्ट कर रहा है, जी। क्या उसके लक्षण दिख रहे हैं। यानी आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो पेशेंट हमारे पास आता है, डॉक्टर मुझे एलर्जी है। आपको किस की एलर्जी है? हमें डस्ट की एलर्जी है। जब मैं डस्ट में चली जाती हूँ तो मुझे बहुत सारी छींकें आती है, तब फिर मुझे कुछ सूझता नहीं है, मैं उसमें ही रहती हूँ। फिर मुझे किसी से बात करने को पसंद नहीं है, चिड़चिड़ हो जाती है। फिर मुझे ऐसे लगता है कि मैं अकेले बैठूं, लाइट बंद करूं। जो वो लक्षण बताती है उसके ऊपर हम रूब्रिक्स बनाते हैं। रूब्रिक्स यानी जो पेशेंट बोलेगा उसको रेपर्टरी करके एक हमारा सब्जेक्ट है, उसमें हम कन्वर्ट करते हैं, और वो रूब्रिक्स के आधार पर जो दवा उससे मैच होती है वो दवा हम उसे देते हैं और उससे वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब, एलर्जी का बच्चों पर और महिलाओं पर क्या अलग अलग असर पड़ता है? कुछ खास प्रभाव पड़ता है? मतलब बच्चे कुछ ज्यादा परेशान हो सकते हैं, महिलाएं कुछ अलग तरीके से परेशान हो सकती हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए। जो छोटे बच्चे होते हैं या महिलाएं होती है उनमें एलर्जी के बहुत ही प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि हम छोटे बच्चे देखेंगे
तो उनको बार बार सर्दी होती है, बार बार खांसी होती है, और छोटे होने के कारण हमें पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली उसको किस वजह से ये बार बार उसको सर्दी हो रही है, उसको खांसी हो रही है, या एलर्जिक स्किन रैशेस क्यों हो रहे हैं। और उस समय बच्चे बहुत ही चिड़चिड़े होते हैं, माँ को परेशानी होती है कि मेरे बच्चे को एग्जैक्टली क्या हुआ है जी। वैसे ही आप महिलाओं में देखेंगे तो पहले गर्भावस्था में पहले 3 महीने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, ना 6 महीने तक कुछ प्रॉब्लम आती है। और इसका बहुत ही अच्छा, अगर एलर्जी हो तो बहुत ही अच्छा इलाज होम्योपैथी में, क्योंकि एलोपैथी में प्रेगनेंसी के दौरान कुछ दवाएं है वो दी नहीं जाती है, वहां उनके लिमिटेशंस है, जहां होम्योपैथी आप किसी भी अवस्था में सेफली दे सकते हो। जी। उन दवाओं के नाम क्या बताए जा सकते हैं कि किन दवाओं को अवॉइड करें वो गर्भवती महिलाएं जिन्हें नहीं खाना चाहिए? एक्चुअली वो एलोपैथी का विषय है। अगर हम होम्योपैथी के बारे में देखेंगे तो होम्योपैथी विदाउट साइड इफेक्ट आप कौन सी भी दवा दे सकते हैं उस मरीज के लक्षणों के ऊपर। जी जी। और ये बताइए कि जो होम्योपैथी का इलाज होता है तो देखा है कि कुछ लिक्विड दवाएं दी जाती हैं और कुछ मीठी गोलियां दी जाती हैं, तो क्या ऐसा कुछ होता है कि लिक्विड दवा अलग होती है, गोलियां अलग होती हैं और लिक्विड का असर जल्दी और ज्यादा होता है? ऐसी बात नहीं है। जो हम गोलियां देखते हैं वो साबूदाने के शेप में होती है, जी जी। जो व्हाइट कलर की होती है, वो एक्चुअली वेहिकल करके हम यूज करते हैं और उसे सैक्रम लैक्टिस से बनाया जाता है। तो उसमें दवा नहीं होती है, दवा तो वो उस लिक्विड में होती है। वो लिक्विड हम उस गोलियों के ऊपर डालते हैं और फिर उसका सेवन करने के लिए हम मरीज को बोलते हैं। जी। तो और जो लिक्विड दवाएं डायरेक्टली खाने के लिए भी कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं, तो क्यों ऐसा बोलते हैं, ज्यादा असर करती है? असर ज्यादा करती है ऐसे नहीं है, क्योंकि वो जो लिक्विड है जी। उसमें अल्कोहल होता है, तो कई लोगों को उसकी टेस्ट पसंद नहीं आती है। अच्छा। इसके वजह से वो गोली मीठी लगे, टेस्ट में अच्छी लगे, इसीलिए हम डायरेक्टली उसका प्रयोग नहीं करते हैं। जी। एलर्जी बहुत सारी होती है, तरह तरह की एलर्जी आपने भी जिक्र किया, और हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो एलर्जी की समस्या से परेशान होते हैं। हमने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं गर्म प्रदेश में रहने से त्वचा की तरह तरह की एलर्जी होती है, उन्हें और भी तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। तो वो जो भौगोलिक परिवेश होता है, इसका क्या सचमुच असर पड़ता है एलर्जी पर? किस तरह की तकलीफ हो सकती है ऐसे भौगोलिक परिस्थिति में? जैसे मैंने आपको एलर्जी के बारे में बताया, उसके डेफिनेशन के बारे में बताया कि एलर्जी सबको नहीं होती है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनको उस पर्टिकुलर चीज से एलर्जी होती है। यानी किसी को भौगोलिक परिस्थिति से भी एलर्जी हो सकती है। यानी जिस जगह अगर बहुत ही झाड़ियां है, यानी कोई जंगल में रह रहा है और उसको पोलन ग्रेन की एलर्जी है, तो बेटर है वो होम्योपैथी दवा ले और खुद को होम्योस्टेसिस में रखे, या वो प्रदेश बदल ले। जी। किसी को ठंड की एलर्जी है तो वहां से वो निकल ले। तो जिस प्रदेश में रह रहा है उस प्रदेश से अगर उसको कुछ एलर्जिक कंडीशन आ रही है तो बेटर है वो वहां से निकल ले या होम्योपैथिक इलाज करके खुद को बहुत ही हेल्दी रखे। जी। तो आपने कहा कि ठंड की एलर्जी है और ये जो खास तरह के पौधे होते हैं, घास की एलर्जी, तो किस तरह की तकलीफें होती हैं और क्या इलाज संभव होता है होम्योपैथी में? इट डिपेंड्स कि आपको किस टाइप की बॉडी में रिएक्शन आती है। जैसे कि आप पोलन ग्रेन में गए और आपको अर्टिकारियल रैश स्किन के ऊपर दिखे, जिसे हम छपाई कहते हैं, लाल कलर की, उससे आपको जलन आ जाएगी स्किन में, आपको खुजली आ जाएगी, वहां लाल धब्बे दिखेंगे, आपका मूड चेंज हो जाएगा। और इस तरह के उस लक्षणों के ऊपर हम दवाई सिलेक्ट करते हैं जिससे पेशेंट मेंटली प्लस फिजिकली दोनों तरह से बहुत ही हेल्दी रहते हैं। जी। एलर्जी के बारे में चर्चा हो रही है, तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि एलर्जी की बातें तो हम करेंगे, लेकिन बीच में मेरे जहन में एक बात आई है कि होम्योपैथी के जरिए बहुत सारे इलाज संभव है, आप भी बता रहे हैं और हम सबका अनुभव रहा है। किन किन बीमारियों का इलाज मुमकिन नहीं है होम्योपैथी में, ये बताइए। सर्दी से लेके अप टू कैंसर तक हर एक रोग का इलाज होम्योपैथी में है, क्योंकि होम्योपैथी ये बेस है, ये बेस ऑन थेरापेटिक लॉ ऑफ नेचर पे है, ये नेचुरल मेडिसिनल सिस्टम है, इसीलिए हर रोग का इलाज इसमें है। जी। आपने कहा कि ये हर रोग का इलाज है, जैसे कैंसर, आपने कहा कैंसर तक का इलाज है, तो कौन कौन से कैंसर का इलाज मुमकिन है कोई, और कितने समय तक इलाज चलता है इन बड़ी बीमारियों का? एक्चुअली आप कैंसर में देखेंगे तो कैंसर में फर्स्ट स्टेज ऑफ जो कैंसर है उसमें बहुत ही अच्छी तरह से होम्योपैथी से ट्रीटमेंट होती है
और जो एडवांस स्टेज के जो कैंसर है, फिर कैंसर कौन सा भी हो, तो उसमें हम पैलिएटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें मरीज बहुत ही खुद को हेल्दी समझता है। अब उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि ए और बी ऐसे दो पेशेंट है। ए कैंसर से जूझ रहा है और वो मेंटली और फिजिकली अनहेल्दी है जी। वो खुद को डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है। और बी है, उसको कुछ हुआ नहीं है लेकिन वो खुद को बीमार महसूस कर रहा है। होम्योपैथिक दवा देने के बाद ये जो ए पेशेंट है जिसे कैंसर हुआ है, वो अभी खुद को मेंटली और फिजिकली अंदर से वेलबींग महसूस कर रहा है और खुद को हेल्दी समझ रहा है जी। और वेयर एज बी को कुछ दिया नहीं है लेकिन उसको कुछ रोग भी नहीं है। तो आप इस दोनों में से किसको हेल्दी समझेंगे? ऑफ कोर्स ए को। जी जी। तो होम्योपैथी एक बेटर क्वालिटी लाइफ देती है और इसीलिए ये एडवांस स्टेज में भी पैलिएटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देने के बाद भी पेशेंट को हेल्दी रखती है। कोई आपात स्थिति होती है, कोई हादसा होता है, अचानक कहीं ब्लीडिंग होने लगे, अचानक कट जाए, कटपट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे में क्या होम्योपैथी कारगर है? एक्चुअली ये आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा जी। जहाँ इमरजेंसी केसेस है, जहाँ लाइफ को इमीडिएटली खतरा है, उस जगह होम्योपैथी बाद में दी जाती है। यहाँ होम्योपैथी के लिमिटेशन है, जैसे कि हर पैथी में लिमिटेशन है वैसे ही होम्योपैथी में ये लिमिटेशन है। जी जी। जैसे ही हार्ट अटैक आया या जैसे आपने ब्लीडिंग बोला, तो उस समय आप जो दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन का आधार ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी समझो मैं बाहर जा रहा हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया, यानी जो ये बोन ऐसे थे ये टेढ़े हो गए, एक दूसरे के ऊपर आ गए। तो होम्योपैथी से वो वापस जैसे लाइन में है वैसे एक लाइन में नहीं आएंगे, तो उसको सर्जरी की आवश्यकता है। लेकिन सर्जरी होने के बाद अगर हम होम्योपैथी दवा का इस्तेमाल करें तो उसमें जल्दी भराव आ जाएगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा ताकत आ जाएगी और वो पहले जैसे हो सकेंगे। जी, चलिए ये बड़ी अच्छी जानकारी दी। अब हम जानना चाहते हैं कि होम्योपैथी जो दवा बनती है इसका मूल तत्व क्या है, कैसे निर्माण होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। होम्योपैथी जो दवा है वो हर चीज से बनती है। वो वनस्पति से बनती है, वो प्राणियों से बनती है, वो स्नेक से बनती है, वो कीटाणु से बनती है, वो एक्सरे से बनती है, वो सूर्य से उनके किरण से बनती है, वो चंद्रमा की किरण से बनती है, ये गाय के दूध से बनती है, ये सब तरीके से बनती है, नमक से भी बनती है। तो ये विभिन्न जो हम बोलेंगे किंगडम्स है उनसे ये होम्योपैथी बनती है। जी। हम क्या करते हैं कि उस जो ड्रग सब्सटेंस का वो जो मटेरियल है, ड्रग सब्सटेंस मटेरियल, उसका एक पार्ट लेते हैं और वो 9 पार्ट ऑफ व्हीकल, फिर वो व्हीकल सैक्रम लैक्टिस हो सकता है या अल्कोहल हो सकता है, उसमें हम डालते हैं और उसको पोटेंटाइज करते हैं। वो ट्राइचुरेशन हो सकता है या सकशन हो सकता है। उससे हम क्या करते हैं कि उस जो ड्रग सब्सटेंस में उसकी जो मेडिसिनल पावर है, जो सुप्त अवस्था में रहती है, जो इनहरेंट में रहती है, उसको लाते ऊपर, जो डॉर्मेंट स्टेट में रहती है, उस मेडिसिनल पावर को हम ऊपर लाते हैं और फिर हम उसका इलाज के लिए उपयोग करते हैं। जी, तो ये जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। और जैसे कि एलोपैथी दवाओं के स्ट्रिप्स पर ये लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, कि इसके बाद वो दवा नहीं खानी है, तो होम्योपैथी दवाओं में भी ऐसा कुछ होता है कि एक खास तारीख के बाद उस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि होम्योपैथी एक नेचुरल मेडिसिनल सिस्टम है और नेचर कभी खराब नहीं होता, इसीलिए होम्योपैथी में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जी जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए हमारे श्रोताओं को, एलर्जी आनुवंशिक होती है या फिर किसी खास मकसद से, किसी खास वजह से ही होती है सिर्फ? उसमें हेरिडिटरी पार्ट बहुत ही कम है। हम एक दूसरे से अलग है। जैसे आप 4 बहनें हैं, एक ही माँ के कोख से जन्मे हैं, तभी भी आप चारों बहनों के स्वभाव में कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा चेंज है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, यानी आपकी पर्सनालिटी अलग हो गई। तो ऐसे नहीं कि अगर आपके माँ को एक टाइप की एलर्जी है तो आपके चारों बहनों को वो एलर्जी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी कि मुझे किस टाइप की एलर्जी हो सकती है या नहीं हो सकती है। जी। अब ये जानना चाहते हैं कि मधुमेह, हृदय रोग, इन सब बीमारियों का होम्योपैथी में किस तरह से इलाज किया जाता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। आजकल आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग मधुमेह और हाइपरटेंशन इस बीमारी से जूझ रहे, और मॉडर्न साइंस में
और मॉडर्न मेडिसिन में इसका इलाज नहीं है। आप जब तक जिंदा हो तब तक लास्ट दिन तक आपको दवाई लेनी है, क्योंकि वो देखते हैं डिजीज इन मैन, हम देखते हैं मैन इन डिजीज। ये आदमी को डायबिटीज क्यों हुआ, हम मूल कारण ढूंढते हैं, उस मूल कारण के आधार पर हम उसको दवा देते हैं, जिससे कि उसका मूल कारण नष्ट हो जाता है और वो डायबिटीज फ्री हो जाता है, वो हाइपरटेंशन फ्री हो जाता है। इसीलिए होम्योपैथी आजकल के ज़माने में बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि की संस्था है, औषधि की सिस्टम है। तो क्या पूरी तरह 100% इलाज मुमकिन है? कहा जाता है भाई जो डायबिटिक पेशेंट है वो जिंदगी भर दवाएं खाते रहते हैं, गोली एक फिक्स है उनकी कि सुबह शाम गोली खानी है, तो ऐसा है कि पूरी तरह क्योर हो जाए, या फिर होम्योपैथी में है कि जिंदगी भर दवा खाते रहो और फिर स्वस्थ रहो? होम्योपैथी में इसका 100% इलाज है। हमारे पास आज हजारों हाइपरटेंशन और डायबिटीज के पेशेंट है विथ रिपोर्ट से, और आज वो डायबिटीज फ्री है, आज वो बीपी से फ्री है, बेटर लाइफ जी रहे हैं। जी। और दवाओं का कभी रिएक्शन होता है? किन परिस्थितियों में होता है? कई बार लोग मिठी गोली ही समझते हैं और ज्यादा भी खा लेते हैं, तो क्या कभी इसका असर गलत भी पड़ सकता है? उसको होम्योपैथिक एग्रेवेशन कहते हैं। हाँ। अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी ली या ज्यादा पोटेंसी ली तो उसका असर वो पेशेंट पे हो सकता है। किस तरह का असर होता है? उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सकते हैं, उसके ऑर्गन में कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज आ सकते हैं। जी। ये अवॉइड करने के लिए हमें होम्योपैथी के पोटेंसी यानी होम्योपैथी के मात्रा के बारे में गाढ़ा अभ्यास होना बहुत ही जरूरी है। जी। ये बताइए कि क्या होम्योपैथी में कोई बड़ी एक्यूट कंप्लेंट जैसी आती है? कभी किसी मरीज ने आके बोला हो कि भाई हमें इस तरह की तकलीफ हो गई है, ये मुसीबत आ गई है, तो ऐसा कुछ? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे अभी पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो शायद उसको एसिडिटी की वजह से होती हो, या उसको अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम हो, या किडनी स्टोन के बाद उसके लिए पेन चालू हुआ हो। हम उसके लक्षणों के आधार पर मेडिसिन देते हैं और 5 से 15 मिनट के अंदर वो पेशेंट ठीक होकर अपने घर चला जाता है। जी। तो ये तो दर्द का इलाज है, लेकिन आपने कहा कि किडनी स्टोन का नाम लिया और एसिडिटी का, तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि बहुत लोग जो किडनी स्टोन से परेशान रहते हैं, ये कहा जाता है कौन ऑपरेशन के चक्कर में पड़े, होम्योपैथी की शरण में जाते हैं और पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या सचमुच उसका इलाज होता है? क्या पथरी हट जाती है पूरी तरह से, या फिर दबा देती है मर्ज को? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि सर डॉक्टर मिलिंद राव, इन्होंने साइकोडायनामिक और आईपीआर करके एक थ्योरी है वो होम्योपैथी में इंट्रोड्यूस की है। हम मूल कारण देखते हैं ये लोगों को पथरी क्यों हुई, ये मरीज पथरी से क्यों परेशान है। साइकोडायनामिकली देखा जाए तो पथरी होती कहाँ है? तो हमारे किडनी में। किडनी क्या है? फिल्टरेशन ऑर्गन, जहां से हम पूरे शरीर का कचरा बाहर निकालते हैं। अगर ये कचरा बाहर नहीं निकला तो स्टोन फॉर्म होता है, स्टोन बन जाता है। हमारा शरीर इमोशंस के ऊपर चलता है, और जब आप आपका गुस्सा बाहर नहीं निकालेंगे, ये फ्रीज करके रखेंगे, यानी आपके दिमाग में किसी के बारे में गुस्सा है वो आप व्यक्त नहीं करेंगे, तो उसका असर उसके किडनी पे होता है, क्योंकि बॉडी डिसाइड्स द ऑर्गन कि मुझे कहाँ क्या फॉर्म करना है। तो हम देखते हैं अपने हिस्ट्री में इस प्रॉब्लम से ये जूझ रहा है, हम उसके इस मेंटल लक्षणों के ऊपर जब दवा देते हैं तो किडनी स्टोन तो चला ही जाता है, लेकिन उसके बाद उसका जो गुस्सा है वो कभी भी अपने मन में रखता नहीं है, अभी वो व्यक्त करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे, सास और उसकी बहू है, बहू को सास के ऊपर बहुत गुस्सा है, लेकिन कुछ संस्कारों की वजह से वो निकाल नहीं पा रहे, कुछ परिस्थितियों के ऊपर से निकाल नहीं पा रहे। लेकिन दवा देने के बाद अब जहां मुझे बोलना है राइट जगह राइट समय में, वहां वो अपना मत प्रदर्शित कर रही है, वो सास को अच्छी तरह बता रही है, क्योंकि होम्योपैथी झगड़ालू नहीं बना रही है, तो होम्योस्टैसिस कर रही है, यानी उसको बैलेंस कर रही है। और इसी वजह से होम्योपैथी चॉइस ऑफ सिस्टम क्यों है? क्योंकि आप अगर मॉडर्न मेडिसिन में जाएंगे तो आप ऑपरेशन करेंगे तो सिर्फ स्टोन निकालेंगे, लेकिन स्टोन बनने की जो टेंडेंसी है, यानी मैंने स्टोन निकाला लेकिन मुझे वापस स्टोन आ गया, तो ये स्टोन बनने की टेंडेंसी वो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उसके मूल स्वभाव के कारण उसको स्टोन फॉर्म हो रहा है। होम्योपैथी उसका मूल कारण नष्ट करती है,
तो क्या सचमुच वो जो पथरी हुई है वो घुल जाती है, गायब हो जाती है होम्योपैथी के इलाज से? बिल्कुल, हमारे पास हजारों पेशेंट है। जी चलिए, हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, जो आधुनिक जीवन शैली है बड़ी रफ्तार वाली है, वक्त कम है लोगों के पास, तो ऐसे में योग करना बड़ा जरूरी होता है। तो योग, एलर्जी और होम्योपैथी का क्या सानिध्य है और इससे क्या फायदे हैं? आजकल हम देख रहे हैं कि भागदौड़ वाली जिंदगी है जिसमें बहुत ही स्ट्रेस है, बहुत ही तनाव है, और उस तनाव की वजह से बहुत सारी बीमारियां आ रही है। और ये तनाव क्यों है? क्योंकि आपका मन शांत नहीं है। हमारा शरीर बनता है विल और अंडरस्टैंडिंग से, इमोशन से और इंटेलिजेंस से, और इमोशंस हमारा शरीर बनाता है। इमोशंस यानी मन। अगर मन आपका स्थिर नहीं है तो आपको बहुत सारी बीमारियों से गुजरना पड़ेगा। योग हमारे शरीर में मन को स्थिरता लाता है और वही काम होम्योपैथी करती है। ये उसमें डायरेक्टली रिलेशन। जी जी, तो ये अद्भुत बातें बताई हैं आपने। सांस की जो बीमारियां होती हैं, क्या होम्योपैथी के जरिए वो भी ठीक किया जा सकता है और किस तरह से? जैसे मैंने आपको बताया मैम कि हर तरह की बीमारियां होम्योपैथी से उपचार बहुत ही अच्छे तरह किया जा सकता है जी। अगर उसके लक्षण जो दिख रहे उसकी सिमिलिमम रेमेडी वो पेशेंट को दे दी जाए तो वो मेंटली, फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और स्पिरिचुअली पूरी तरह ठीक होता है। डॉक्टर साहब, हम जिस जीवन शैली में जी रहे हैं तो कई बार मजबूरीवश लोग एलोपैथी दवाओं का उपयोग करते हैं और नियमित रूप से करते हैं, तो इस वजह से भी कई बार एलर्जी होती है। जैसा कि आपने प्रोग्राम में बताया, डस्ट एलर्जी है, वो पत्तियों से एलर्जी होती है और अंडे से एलर्जी होती है। तो इन सारी एलर्जीज को रोके कैसे? इसको क्या कंट्रोल के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल की जा सकती है होम्योपैथी में? आपने जो बोला कि मॉडर्न मेडिसिन से कुछ एलर्जी हो सकती है, मैं आपको बताना चाहूँगा मैडम, हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन बहुत ही अच्छा है। फिर वो एलोपैथी हो, यूनानी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, सब अपनी जगह बहुत ही अच्छी है। लेकिन एलर्जी को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। प्रिवेंट, आपको पता चला कि मुझे डस्ट से एलर्जी है तो हम डस्ट में ना जाए। लेकिन मुझे डस्ट में जाना है, मुझे आइसक्रीम खा के अगर मुझे अस्थमा हो रहा है तो मैं आइसक्रीम खाऊंगी, लेकिन कब? मैं होम्योपैथी से पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद खुद को फिट करूंगी और मैं फिर उससे लड़ूंगी और हेल्दी जिंदगी जीऊंगी। कौन कौन सी दवाएं खा सकते हैं? जो अभी कहा ना कि आइसक्रीम खाना है और उससे रोक नहीं सकते हैं, साथ में दवा खाना है, तो कुछ दवाओं के नाम अगर बता सकते हैं तो बताइए हमारे श्रोताओं को, क्योंकि ये कमजोरियां सबकी होती हैं कि गले की तकलीफ है, हम माइक्रोफोन के सामने बोल रहे हैं और आवाज की दुनिया में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों का परहेज करना पड़ता है। तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसे खाकर और आइसक्रीम खाया जा सकता है? ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन हम मरीज के जो मेंटल लक्षण है और फिजिकल लक्षण है उसके आधार पर हम दवाइयाँ चॉइस करते हैं और उसे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, हमारे पास मरीज आते हैं, डॉक्टर मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है जी। मैं कल बाहर गई थी और सब लोग आइसक्रीम खा रहे थे और मैं ही अकेले बैठे उनकी तरफ देख रही थी। ये देख के मुझे थोड़ी जलन आ गई। तो हम अगर रूब्रिक लेंगे, जेलसी प्लस डेल्यूजन इंजुरी इज बीइंग इंजर्ड, अगर ये दोनों रूब्रिक हम मिला दिए तो एक ही रेमेडी बनती है लैकेसिस, और वो लैकेसिस रेमेडी बनती है स्नेक से, उस मरीज को दी जाती है और पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है। ऐसे पेशेंट के मेंटल कंडीशन के ऊपर, उनके लक्षणों के आधार पर हम मेडिसिन चॉइस करते हैं और पेशेंट को पूरी तरह ठीक करते हैं। यानी क्या? उसके इमोशंस ठीक करते हैं, उसको स्थिरता लाते हैं और पेशेंट को हेल्दी बेटर लाइफ देते हैं। जी, एक सवाल हमारी ओर से और, एलर्जी की वजह से क्या गले की तकलीफ भी हो सकती है? आवाज बैठने जैसी समस्या, वो क्या है? थोड़ी सी जानकारी दीजिए। बिल्कुल हो सकती है। जैसे आप बाहर गए, अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर मेरे एक पेशेंट के बारे में बोलता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आई जो उत्तराखंड से थी। उन्होंने आकर मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे गले की बहुत ही तकलीफ हो रही है, मेरे गले से आवाज भी नहीं निकल रहा है, और वो रोते समय बोल रही है, देखो ना डॉक्टर, मुझे बहुत गले की तकलीफ हो रही है और शायद ये मेरे बिल्डिंग के बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, उसकी वजह से ये तकलीफ हो रही है। तो हमने उसके इन लक्षणों के आधार पर रूब्रिक्स बनाए और उसको रेमेडी दी और उसकी गले की तकलीफ पूरी तरह आज ठीक हो गई। तो आपका जो ये भौगोलिक कारण है, जो आपने प्रश्न पूछा था, और एलर्जी और गले की तकलीफ, ये तीनों इस पेशेंट में कवर होती है। जी,
तो बड़ी उम्दा जानकारी आपने होम्योपैथी से जुड़ी हुई दी डॉक्टर साहब, और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता इससे बड़े लाभान्वित होंगे। आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, हमें इतनी सारी बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे एलर्जी के बारे में बहुत सारी बातें। विषय था एलर्जी से जुड़ी बीमारियों का होम्योपैथी से उपचार। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया था डॉक्टर कमलेश सूर्यवंशी को। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे विनायक तडवलकर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।